अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय भारत के परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। उसके क्या परिणाम होंगे, किस तरह से उसे देखा जाए, ये हर व्यक्ति को पता हो तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए भारत और चीन के बीच में हुए तवांग नामक स्थान पर, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है और भी कहूं तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, वहां पर भारत और चीन की सेना के बीच में जो क्लैशेस हुए हैं, जो भिड़ंत हुई है, उसके बारे में जानकारी अपडेटेड फॉर्म में आप तक साझा कर रहा हूं। अपडेट देना हो और उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बारे में जिक्र ना हो तो बातें अधूरी लगती हैं। इस बीच में अपडेट के साथ साथ भविष्य में क्या संभव है और किस दिशा में ये सारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं, इन पर चर्चा भी अनिवार्य है। इसी क्रम में आज मैं आपके साथ में ये सारी चीजें साझा कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि सेशन को जितना जल्दी हो सके आप अपने सभी साथियों से साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत में आपके साथ साझा कर दिया जाए कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो गारंटी देता है कि यदि आपने इनका कोर्स पढ़ लिया और पढ़ने के 90 दिन के भीतर भी अगर आपकी जॉब ना लगे तो आप अपनी पूरी फीस रिफंड ले सकते हैं। और इवन पढ़ते समय भी यदि आपको इनके कोर्सेज पसंद ना आए, जो कि जॉब की गारंटी देते हैं, तो भी आप 14 दिन के भीतर पढ़ते अपने फीस को पूरा रिफंड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में भी सेशन के दौरान मैं आपको साझा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि तमाम अखबारों की सुर्खियों में एक न्यूज छापी हुई है और वो ये है कि इंडिया के लिए अमेरिका ने क्या कहा। और ऐसी स्थिति में अमेरिका का पक्ष भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमेशा अमेरिका ही हमें सबसे अविश्वस्त साथी लगा है। इस बीच में यदि मैं आपको यह कहूं कि रूस का भी पक्ष क्या रहा, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। और इस बीच में अमेरिका कुछ बोल पड़ा है और बोलते समय वो भारत के समर्थन में क्या बोला है, यह जरूर आज की चर्चा का विषय होगा। लेकिन चर्चा करने से पूर्व जो साथी अभी तक अनभिज्ञ हैं कि चल क्या रहा है, उन्हें मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल चल रही है बातें बाजार की, हमारा एक नया अभिनव प्रयास, आप उसमें जरूर जुड़ें। एक हमारा नया YouTube चैनल है जिस पर हम आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको शेयर मार्केट के आज एनिमल डिस्कस किए हैं। आप समय निकालकर उसे देखिएगा। असल में साथियों हुआ क्या, आपके सामने 3 किरदारों का परिचय है। इसमें जो तीसरा किरदार है इसे थोड़ा रुक करके सामने लाएंगे, क्योंकि इस किरदार का होना आज के सेशन के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए आप इन 2 की चर्चा सुनें। हुआ कुछ यूं है कि 9 दिसंबर के दिन, यानी कि अभी से कुछ 4-5 दिन पहले ये खबर बाहर निकल के आती है। 9 दिसंबर की खबर 12 तारीख को बाहर निकल के आती है कि इंडिया और चाइना की ट्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ क्लैशेस में, माइनर इंजरीज के साथ तवांग अरुणाचल प्रदेश में एक दूसरे के साथ मुठभेड़ की थी, यानी भिड़ंत हुई थी। इसमें कोई हताहत हुआ तो घायल हुआ, यानी किसी की भी जान यहां पर नहीं गई। ये जानकारी बाहर आई और हमने इस बारे में एक पूरा सेशन आपके साथ में साझा किया, उसकी पूरी डिटेलिंग साझा की। डिटेलिंग ये थी कि भारत और चीन के सैनिकों ने समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग में यांगसे नामक स्थान पर एक दूसरे के साथ हाथापाई की। कारण यह था कि चीन के लगभग 600 सैनिक, जिनमें से 300 सैनिकों के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास किया गया और प्रयास कर रहे सैनिकों को भारतीय सेना के द्वारा वापस उन्हीं के स्थान पर भेजा गया। जब वो नहीं गए तो फिर यहां पर लाठी भाटा जंग भी हुई। ठीक है, ये क्षेत्र अगर मैप पे दर्शाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। भूटान के पूर्व उत्तर पूर्व किनारे की तरफ दिखाई देता है। तवांग का महत्व चीन अपने लिए इस तरह से मानता है कि जो तिब्बत का क्षेत्र है जिस पर चीन ने कब्जा 1950 से किया हुआ है, उस क्षेत्र का एक्सटेंडेड पार्ट तवांग तक आता है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट यहां रहते हैं उन्हीं के बुद्धिस्ट मठ तवांग में भी हैं। तो ये मानता है कि इस तरह से बौद्धिक रूप से या फिर ये समझिए रिलीजियस रूप से तवांग जो है वो चीन का हुआ, क्योंकि तिब्बत उसका है। खैर, फिलहाल इस जगह के बारे में यदि ये कहा जाए कि वो क्षेत्र है जिस पर भारत अपना, मतलब ये हमारे अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न हिस्सा है और चीन की फोर्सेज यहां पर हिमालय की दुर्गम चोटियों के कारण अपना हक जताने का प्रयास हमेशा करती रही हैं। भारत की सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटकर आपके सामने डिस्कस किया जा सकता है। भारत की चीन के साथ जो सीमा है, 1993 के आधिकारिक बयान के आधार पर हमारे बीच में और चीन के बीच में 2 एग्रीमेंट हो रखे हैं। एक 1993 एग्रीमेंट है और एक 1996 का एग्रीमेंट है। 1993 के एग्रीमेंट के अनुसार जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दैट इज LAC, वो वर्तमान में भारत और चीन के बीच की आधिकारिक सीमा है। यानी कि हम लोग इसी को सीमा मानते हैं और इसके आधार पर भारत और चीन की सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। दिशाओं के आधार पर जो पूर्व की तरफ होता है, यानी कि जो सीधे हाथ की तरफ एक्सट्रीम एंड होता है, वो पूर्वी सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर है जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में साझा होता है। एक प्रकार से सेक्टर जो सेंट्रल में है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में साझा होता है। और तीसरा सेक्टर जो कि मैप के पश्चिम में है, जो कि मैकमोहन लाइन टेक्निकली होना चाहिए, लेकिन हम लोग LAC को 1993 से मानते आ रहे हैं। इस सीमा की कुल लंबाई 4056 किलोमीटर है। वर्तमान में जो क्लैशेस हुए हैं वो ईस्टर्न सेक्टर में तवांग नामक स्थान पर हुए हैं। ये मैप पूरी तरह प्रतीकात्मक है। साथियों, ये जो आपने वीडियो अभी फिलहाल देखा, ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जहां तहां आप देख सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर काफी दिग्गज नेताओं के द्वारा, काफी न्यूज मीडिया के द्वारा, काफी यूट्यूबर्स के द्वारा साझा किया गया। लेकिन आज दिन के शाम, यानी आज दिन ढलते ढलते ये क्लैरिटी आने लगी कि यह वीडियो पुराना है, फिलहाल का यह वीडियो नहीं है। इस वीडियो के बारे में यह निकल कर आया कि ये जो भारतीय सैनिक यहां पर मतलब डंडों से चीनी सेना को पीछे खदेड़ रहे हैं, ये 2021 के अराउंड का वीडियो है, ये 2022 का वीडियो नहीं है। इसके पीछे प्रमाण प्रस्तुत किए गए कि तवांग जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, सर्दियों के समय पर यहां बर्फ डली हुई है। यहां पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस क्षेत्र में कोई भी वीडियो पर बर्फ का आपको प्रचार नहीं दिखाई देता। इसके बारे में क्लैरिटी भी आई। द वायरल वीडियो ऑफ इंडिया चाइना फेस ऑफ इज ओल्ड, यांगसे ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ एरिया इज कवर्ड विद स्नो, बट वीडियो गिव्स ए फेयर इनसाइट ऑफ व्हाट इज ए फेस ऑफ। हां, इस वीडियो से यह जरूर हुआ कि आपको यह समझ में जरूर आ गया कि फेस ऑफ असल में होता क्या है। जब एक दूसरे से भिड़ते हैं तो भिड़ने का मतलब क्या होता है, यही होता है भिड़ने का मतलब, जो आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस बात को देख सकते हैं और ये वीडियो की क्लैरिटी आ चुकी है यहां पर, मतलब द वीडियो शो द इंडियन सोल्जर रिपल्सिंग ए कंसर्न एफर्ट, ये आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। खैर, अब सवाल बनता है कि अमेरिका ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, क्योंकि यह वीडियो इतना वायरल हुआ है कि इससे लोगों को, भले ही यह वीडियो पुराना हो, लेकिन इससे लोगों को यह क्लैरिटी जरूर आ गई कि फेस ऑफ क्या होता है ना, मुठभेड़ क्या होती है या भिड़ंत क्या होती है, एक दूसरे से भिड़ना क्या होता है। ऐसी स्थिति जब वीडियो के माध्यम से वायरल हुई तो लोग इसकी हीट को थोड़ा समझ गए कि यार इसका मतलब मामला गंभीर है। मामला गंभीर है, यदि इतनी बड़ी संख्या में सैनिक आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, क्या पता कब कौन सी चीजें आगे बढ़ जाएं और स्थिति नाजुक हो जाए। अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर ने क्या कहा वो आज के सेशन में हम आज के आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी मैं साझा कर दूं, जो कि रीलेवल आपके साथ वादा करता है
और वो ये है कि इंडिया के लगभग 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनमें बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की जरूरत हो सकती है। लगभग 83,000 नई जॉब्स हो सकती हैं और उन जॉब्स के लिए आपको क्या पढ़ना है ये बताता है री-लेवल अपने कोर्सेज के माध्यम से। री-लेवल के कोर्सेज जिनका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जो अपने कोर्सेज को बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स के माध्यम से कवर कराता है। ये कोर्सेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। इन कोर्सेज को करने के बाद, जो कि एक पेड कोर्सेज हैं, इन्हें करने के बाद आपको 90 डेज के भीतर जॉब अश्योरेंस दिया जाता है, यानी कोर्स पूरा होने के 90 दिन के भीतर आपको एक अच्छे पैकेज पर नौकरी मिलती है। यदि नहीं मिल पाती है तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि यदि आप इसे करने के बाद या फिर करते समय आपको प्रोडक्ट में मजा नहीं आ रहा है, कोर्सेज जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप 14 डेज के भीतर अपना पैसा भी वापस ले सकते हैं। इवन कोर्स लेने से पहले भी आप प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं, जो कि आपको इस लिंक पर क्लिक करते ही जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सीधा वहां से कम्युनिकेशन अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। एक अच्छा ऑप्शन है उस समय पर जब मार्केट के अंदर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा हो और वहीं कोई कंपनी आकर वादा करती है कि वो आपको जॉब दिलाकर रहेगी, तो एक ट्राई तो बनता है। खैर, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका क्या कहता है ये बात हम आपके साथ साझा करते हैं। असल में हुआ ये कि अमेरिका के अंदर कई विभाग हैं, जैसे अमेरिकी रक्षा विभाग, अमेरिकी विदेश मंत्रालय, और एक अमेरिका ने प्रवक्ता बना रखा है जो कि पूरे टाइम, जैसे हमारे यहाँ पर अरिंदम बागची हैं, वो विदेशी मसलों के ऊपर अपनी बातें रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जब पूछा गया कि आपकी क्या राय है भारत और चीन के बीच में जो क्लैशेस की खबरें आई हैं उस विषय पर आप क्या कहेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो बातें कही गई। हम इस घटना को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। हम देखते आए हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लगातार ऐसे प्रयास करता रहा है। In areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. हमारे जो पार्टनर्स हैं, remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. इस बात को मैं बीच में थोड़ा रोक के समझा देता हूं आपको। ये कह रहे हैं कि हम लोग इस बात को देखते आए हैं कि चीन जो हमारे साथी हैं या हमारे यूएस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो अलाइज हैं यानी कि सहयोगी हैं, उनके खिलाफ काफी असर्टिव रहा है, आक्रामक रहा है, और ऐसी स्थिति में हम अपने उन दोस्तों के साथ हैं जो हमारे अलाइज हैं, यानी चीन के खिलाफ, या फिर ये समझिए कि अमेरिका सीधे शब्दों में ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो इस समय पर एक प्रकार से पार्टनरशिप की है और पार्टनरशिप में हम भारत के साथ हैं। लेकिन हम यहां पर वेलकम करते हैं इस बात का कि दोनों ने ही यहां पर बैठ करके समझौते की बातें की, यानी कि डी एस्केलेशन का प्रयास किया। आपने देखा भी होगा 9 दिसंबर की घटना मार्केट में 12 दिसंबर को आई और इस प्रकार से आई कि इसके बाद में दोनों तरफ की सेनाओं ने कमांडर लेवल के लोगों को बिठा करके वार्ता को संपन्न किया है। अर्थात ये बात यहां पर कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम इस बात से खुश हैं कि डी एस्केलेशन का प्रयास किया गया। यही बातें इनके द्वारा तो कही गई, इसके अलावा जो इनके विदेश मंत्रालय की प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि हम भारत और चीन के जो अरुणाचल के क्षेत्र में जो मामला हुआ है उसको बहुत अच्छे से देख रहे हैं और इस बात से संतुष्ट हैं कि ये दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, यानी डी एस्केलेशन के प्रयास हुए हैं। इसी प्रकार से तीसरा, इनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी यही सेम बात बोली। जब उनसे यह प्रयास पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज इंडीड एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बायलैटरली इन द क्वाड एंड अदर मल्टीलैटरल फोरा एज वेल, सो वी आर ऑलवेज विद दैट इन माइंड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद आवर इंडियन पार्टनर्स बोथ from our mission in India as well as from the State Department here in Washington. I would need to refer you that the Indian for their perspective of this, as we are going to keep our diplomatic conversation within those channels, but we do strongly oppose any unilateral attempt to advance territorial claim by incursion, military or civilian, across the border at the establishment of actual control. यानी we encourage India and China to utilize existing bilateral channel to discuss disputed boundaries. यानी हम सबसे पहले तो ये प्रयास करेंगे कि ये दोनों लोग आपस में बैठकर इस मसले को, देखिए आप इस चीज में एक बहुत बड़ी चीज नोटिस कर सकते हैं, यहां पर किसी ने भी गैर जिम्मेदाराना और भड़काने वाला बयान नहीं दिया है। यानी ये वाला बयान नहीं दिया है कि इंडिया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। यहां पर ये बात बहुत मायने रखती है कि इंडिया और चीन को अगर किसी ने भड़काने का और भिड़ाने का प्रयास किया तो नतीजे इतने व्यापक होंगे और इतने गंभीर होंगे कि फिर दुनिया उस चिंता से शायद ही कभी उकर पाएगी। इसी वजह से आप अगर इस बयान को सुने या फिर इनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुने या पेंटागन के स्पोक पर्सन को सुने, सबका एक ही कहना है। क्या कहना है? दोनों लोग बैठकर बायलैटरल कम्युनिकेशन के माध्यम से चीजों को सॉर्ट आउट कर ले बेहतर है। यानी किसी को भी आगे, और ये दुनिया जानती है, देखिए दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए क्योंकि इसके बहुत डीप मीनिंग्स हैं। हर देश का दूसरे देश के साथ बहुत जबरदस्त, अगर कोई भी देश किसी भी मायने में प्रभावित होता है तो पूरी इकोनॉमी अब कनेक्टेड है। जैसे कहते हैं ना सारे दुनिया के समुद्रों का पानी आपस में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही दुनिया के सभी मार्केट आपस में जुड़े हुए हैं। एक भी देश को दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार का प्रभावित होने का मौका मिलता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर सीधा फर्क पड़ने लगता है। जिस यूक्रेन को आप कभी जानते नहीं थे, शायद मैप में ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा करते थे, आज आप उसकी गली चौराहे के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा क्षेत्र कहां है ये आप अपने दिमाग में बिठा चुके हैं। मतलब समझिए दुनिया का हर एक पहलू आपके लिए अब मायने रखने लगा है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में इनका जो कहना है कि दोनों डीएस्केलेट करने बेहतर है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे कि कोई भी देश यूनिलैटरली, यानी ऑब्वियस सी बात है इंडिया तो कभी एग्रेसर रहा ही नहीं है, चीन के द्वारा यूनिलैटरली जो किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? टेरिटोरियल क्लेम, कि इंडिया के क्षेत्र के अंदर जो एंट्री करने का प्रयास किया जा रहा है हम उसे एंडोर्स नहीं करेंगे, यानी कि हम इस प्रकार के प्रयास को आगे नहीं होने देंगे। ये बात इन्होंने कही है। अब लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो यहां पर निकली वो क्या है, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। लोगों ने सवाल पूछते समय इनसे एक सवाल और घुमा के पूछ लिया, क्या आपको ये नहीं लगता सर कि आपके कारण ये हुआ है?
अब आप में से भी ये वाली चीज बहुत से लोगों के दिमाग में आ तो जाएगी, चर्चा हम लोग कर लेते हैं क्या कि सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और यूएस की जब से मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ओली के अंदर, जो कि एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, कहीं उसी का परिणाम ये हो? अगर आप याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने ये सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसी चैनल पर किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। चीन की भारत को चेतावनी थी कि वो एलएसी के नजदीक अमेरिका के साथ मिलकर के जो युद्ध अभ्यास कर रहा है, अमेरिकी सेना के साथ मिलकर के, वो हमारे और चीन के बीच के एग्रीमेंट का उल्लंघन है, ऐसा इन्होंने हमसे कहा था। अगर आपको याद हो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के भीतर उत्तराखंड के अंदर ओली नामक स्थान पर भारत और अमेरिका ने 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में युद्ध अभ्यास किया था, और इस जगह पर बड़ी मात्रा के अंदर अमेरिकी और भारत की सेना ने पार्टिसिपेट किया था। यहां पर पार्टिसिपेशन हुआ और यहां पर एग्रेशन हुआ। क्या इस बात को इस तरह से रिलेट नहीं किया जा सकता कि आपके इस प्रयास की वजह से चीन ने प्रोवोक होकर के यह घटना की है? ऐसी स्थिति में यह बात जब बहुत ज्यादा पूछे जाने लगी तो अमेरिका ने कहा दिस इज नन ऑफ देयर बिजनेस, यानी ये उनका कोई भी मसला नहीं है कि वो हमारे इस मसले में इंटरफेयर करें, और भारत ने और अमेरिका ने पूरी तरह से उनके इस बयान को किनारा कर दिया था। ऐसी स्थिति में अमेरिका के द्वारा पहले दिया गया वो बयान बहुत मायने रखता है, जिसमें अमेरिका के नेवी चीफ ने कहा था कि इंडिया टू प्ले ए की रोल इन काउंटरिंग चाइना, क्योंकि अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से मानता है और जानता है कि यदि चाइना को काउंटर करना है तो भारत को साथ रखना होगा। ये नेवी चीफ पहले से क्लियर कर चुके हैं। अब इसी तरह का सवाल यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ मतलब सेक्रेटरी हैं, स्पोक पर्सन हैं, उनसे पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि क्या आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ऐसा हुआ है? उन्होंने भी कहा कि हां, हम इस पर बहुत गहराई से नजर बनाए हुए हैं और हम डी एस्केलेशन के प्रयासों की सराहना करते हैं, यानी कि ये सब लोग आसानी से एक बार ठंडे होकर बैठ जाएं और शांति से यहां पर निवास करने लगे। स्वाभाविक, देखिए दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये बात बहुत गंभीर है। मैं फिर से याद दिला दूं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी क्यों ना हो, यदि उसको युद्ध से फायदा नहीं होता तो वो युद्ध को प्रवोक नहीं होने देगी। युद्ध से वर्तमान में किसी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड में फिलहाल 3 सालों से इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से खराब है, क्योंकि एक तरफ चाइना की वजह से आया कोरोना है तो दूसरी तरफ रूस की वजह से आया युद्ध है। ये दोनों ही चीजें वर्तमान में दुनिया को बुरी तरह तोड़ चुकी हैं। अगर ज्यादा स्थितियां बिगड़ने लगी, इंडिया जैसा मामला अगर मार्केट में आ गया, तो फिर समझ जाओ कि शायद ही इस दुनिया को खत्म होने से कोई बता पाए। चाहे वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे, इतना ज्यादा प्रभाव है। इंडिया एक मार्केट है और चाइना दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। दोनों ही अगर प्रभावित होगा युद्ध में, तो आप विचार करिए कौन तो क्या बेचेगा और कौन क्या मंगाएगा, सब मामला तहस नहस हो जाएगा। बहुत अलग चीज है ये, ठीक है। तो इंडिया चाइना का जो फेस ऑफ है, जिसमें कि ये बातें निकल कर आती हैं, तो इस बीच में एक चीज और निकल कर आती है, और वो क्या है कि चाइना के द्वारा बॉर्डर एरियाज के अंदर बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे बेसेस बनाए जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के पास में, जो कि डिफेंस के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं चीन के लिए। जैसे तिब्बत के शिगत्से नामक एयरपोर्ट का फिलहाल अमेरिका की एक वेबसाइट द वॉर जोन ने जिक्र किया है। उनका कहना है कि चीन के द्वारा भारत के साथ सटी हुई जो सीमा है, उसके नजदीक तिब्बत के दक्षिण में शिगत्से नामक एक ऐसा पोर्ट विकसित कर लिया, एक एयरपोर्ट विकसित कर लिया गया है, जो डुअल यूज में आ सकता है। डुअल यूज का मतलब जो सिविलियंस हैं उनके लिए तो यूज में आ ही सकता है, मिलिट्री पर्पज से भी यूज में आ सकता है, और यहां पर बड़ी मात्रा में जो ड्रोन्स हैं या डिफेंस के वेपन्स हैं वो रखे गए हैं। ऐसा यहां रिपोर्ट्स में निकल के आया। स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई देश युद्ध की तैयारी करेगा तो अपने भी पोर्ट्स बनाएगा। इंडिया भी उन सब चीजों में बहुत आगे बढ़ रहा है। 1962 से अगर हम आज तक की घटनाओं को देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ी है से मतलब क्या है? 1987 के बाद सीधा 2017 में खबरें निकल कर आई, यानी 30 साल बाद भारत और चीन एक दूसरे के सामने थे। लेकिन 2017 से 2022 के बीच में यह तीसरा मामला है जब भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। यानी आप विचार करिए, जब 30 साल में एक बार सामना हुआ, वहीं 5 साल के अंदर 3 बार सामना हो गया। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और चीन की सेनाओं का जो आमना सामना है वो भविष्य में और भी ज्यादा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने थंबनेल में लिखी है कि अभी और हमले करने का प्रयास करेगा, इसके हमले वेपन्स के साथ नहीं है, ये लाठी भाटा जंग करने का एग्रीमेंट 1996 में भारत से किया हुआ है। अब इस स्थिति में ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बताती है पहले 3 साल में, फिर 2 साल में, इसका मतलब जो अगला जो इसका प्रयास है वो निकट भविष्य में शीघ्र ही दिखाई पड़ सकता है, और हमें पूरी तरह से इसके लिए तैयार होना चाहिए। इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन को जल्दी ही भारत के साथ फिर से आमना सामना करना पड़ेगा, जो कि चीन की इंटरनल पॉलिटिक्स इस बात के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होगी। आइए हम इस बात को स्थापित करने के लिए कुछ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपके सामने पॉइंट्स रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, फिलहाल के लिए आपको जो ये मैडम दिखाई दे रही हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। असल में ये है ताइवान की राष्ट्राध्यक्ष। भारत की तरफ से और चीन की तरफ से अभी तक ताइवान के विषय पर कोई भी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों भारत ताइवान के बहुत नजदीक जा रहा है। कैसे? फिलहाल चर्चा यह है कि भारत में ताइवान की तरफ से बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और ताइवान, जबकि भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है, अर्थात भारत ताइवान को भी चीन का हिस्सा मानता है, उसके बावजूद इन दिनों ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रहा है, यानी इंडिविजुअली इस देश के साथ मुक्त वार्ता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता करने का विचार कर रहा है। अर्थात हम मानते तो वन चाइना पॉलिसी है, हम आपको ही ताइवान का हिस्सा मानते हैं, ताइवान को आपका हिस्सा मानते हैं, लेकिन ताइवान से अलग से व्यापार करना चाहते हैं आपके बिना। ये चीज चीन को कहीं ना कहीं खटकेगी। उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि जब हम ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान के विषय पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब एक बार में ही चीन के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन भारत की जो अभी तक की नीतियां रही हैं, गुट निरपेक्ष प्रकार की नीति, यानी किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति, उसके चलते चीन भारत को एक आसान टारगेट मानता है। इसे लोनली गन शब्द से संबोधित किया जाता है, यानी अकेली बंदूक शब्द से
संबोधित किया जाता है। यानी अगर ताइवान के विषय पर चीन कुछ भी करेगा तो उसने हाल ही के दिनों में देखा कि उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सब ताइवान के पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे और चीन का सामना करेंगे। भारत चूंकि अभी तक किसी के भी जाकर के बग्घी में नहीं बैठा है, किसी भी तांगे में जाकर सवार नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में चीन इसको इस तरह से देखता है कि भारत की तरफ एग्रेशन करना तुलनात्मक रूप से आसान हो सकता है। अगर सेना के लिहाज से बात करें तो भारत में सेना की ताकत दिखाकर चीन दुनिया में अपना लोहा मनवा सकता है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से ताइवान को छोड़कर भारत पर इसके एग्रेशन होने की बातें जो है वो कैसे निकल सकती हैं। पहला पॉइंट, ताइवान जो है वो ताइवान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है PSMC, वो हाल ही में भारत के अंदर सेमीकंडक्टर स्थापित करने का प्लान कर रही है। ये खबर निकल कर आई थी। इसके साथ साथ अगर आप अक्टूबर की खबर देखते हैं तो इसमें खबर निकलती है कि इंडिया और ताइवान जो है वो जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार कर रहे हैं। यानी ये अपने आप में वो बात है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी देश के साथ होता है जब कोई देश ताइवान है ही नहीं अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी, फिर इंडिया कर किसके साथ रहा है? ये अगेन चाइना को हाथ दिखाने जैसा है। ऐसी स्थिति में और जो पॉइंट बार बार बाहर निकल के आते हैं उनमें जो बड़े पॉइंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा पॉइंट है बाइडेन की नीतियों का थोड़ा सुस्त होना। सुस्त होने का मतलब बाइडेन दुनिया में अपनी धाक जमाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। फिर चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या फिर सऊदी अरब का मसला, आपने हर जगह पर बाइडेन को झुकता हुआ देखा है या जब बाइडेन को समझौतावादी देखा है। ये ट्रंप जैसे नहीं है। ट्रंप वो व्यक्ति था जो कि स्टैंड लेने में देरी नहीं करता था, जो बोल दिया सो बोल दिया और उसको प्रूव करने निकल पड़ता था। बाइडेन सुस्त है और अपनी नीतियों में बड़ा ही डुलमुल प्रकार का रवैया रखते हैं। हो सकता है कि बाइडेन की इस नीतियों के बारे में बहुत अच्छे से चीन अध्ययन कर चुका हो। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हिमालय वाला दुर्गम क्षेत्र है वो भारतीय सीमा में है। उसके जस्ट उत्तर की तरफ जब आप चलते हैं तो तिब्बत वाला क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, यानी प्लेनर और सपाट क्षेत्र है। उस क्षेत्र में चीन को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि वो तो अपनी पूरी सेना के साथ बहुत जल्दी उस प्लेनर एरिया पर पहुंच सकता है। भारतीय सेनाओं को कई चोटियां क्रॉस करके या फिर कई तरह के दुर्गम रास्तों से गुजर करके सीमा तक पहुंचना पड़ता है। इस तरह के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को चीन यहां पर फील करता है। तीसरी चीज, इन दिनों यूरोप भारत से कई मसलों पर खफा है, जैसे G7 और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रूस पर लगाए गए प्राइस कैप का भारत ने पुरजोर विरोध किया। लाख मना करने पर भी भारत ने तेल मंगाने में किसी प्रकार की कमी नहीं की। तीसरा, भारत ने रूस का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध किसी खुले मंच पर नहीं किया। ये वो कारण है जिससे कि यूरोप भारत का समर्थन देने में पीछे हट सकता है। चौथा कारण, रूस का इस समय न्यूट्रल हो जाना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी चिंता की बात है। आप कहेंगे कैसे? हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई दुनिया में, जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट। आर्मेनिया रूस का एक बहुत बड़ा मित्र है, लेकिन अजरबैजान ने अभी जब आर्मेनिया के ऊपर कुछ एग्रेशन करने का प्रयास किया था तो उस स्थिति में रूस ने आर्मेनिया के पक्ष में कुछ नहीं बोला, जबकि भारत ने आर्मेनिया का समर्थन भेजा। इसका अर्थ यह है कि रूस इन दिनों एक न्यूट्रल रवैया अपना रहा है क्योंकि वो अपनी ही परेशानियों से ग्रसित है। वहीं दूसरी तरफ रूस चीन को अपना आजकल ज्यादा सहयोगी फील कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। ऐसी स्थिति में यह चिंता का एक विषय अगेन बनता है कि क्या रूस उस समय स्टैंड लेने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अभी तक रूस का बयान अपेक्षित है। इसी प्रकार से अगर बात पाकिस्तान की हो तो भारत जहां एक और चीन के साथ एक बहुत बड़ी सीमा पर कन्फ्रंट कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ भारत का उत्तर पश्चिम एरिया पाकिस्तान के साथ है। भारत के दोनों दुश्मन भारत के लेफ्ट और राइट बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारत का प्रतिरोध करने के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि भारत को अपनी रक्षा सुविधाओं को कितना बेहतरीन तरीके से ग्रो करने की फिलहाल आवश्यकता आ पड़ी है, क्योंकि ये बात फिलहाल कई न्यूज चैनल्स ने उठाई है कि रशिया कांट प्रोटेक्ट इट्स अलाई एनीमोर, यानी रशिया अपने सहयोगियों को अब ज्यादा नहीं बचा रहा है। आर्मेनिया के उदाहरण से ये बातें बहुत अच्छे से निकल कर आई। अब सवाल बनता है कि चीन ऐसा क्यों करेगा? क्या केवल ताइवान इसकी वजह है? जी नहीं, बहुत सी वजह है। अक्सर क्या होता है विदेश नीतियों में ये देखा गया है, हाल ही में आपने भी ये नोटिस किया होगा भारत के केस में भी, कि जब भी लोग ये बात करते हैं कि भारत किसी भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को तब बहुत ज्यादा हाईलाइट करने लगता है जब आंतरिक मुद्दों पर घिरने लगता है। कई बार आरोप लगते हैं विपक्ष के द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी पर, सरकार के ऊपर, कि जब भी विदेश की बातें होने लगे, जब भारत के पास, सरकार के पास, केंद्र के पास देश में कुछ दिखाने का ना हो तो दुनिया का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दो। ऐसी स्थिति में चीन भी इस पैमाने पर उतरता है। और वो क्या है? चीन वर्तमान में अपने यहां कोरोना से काफी पीड़ित है। कोरोना से पीड़ित है इसका अर्थ यह है कि उसे हाल ही में जनता के सामने झुकना पड़ा है। क्यों झुकना पड़ा है? क्योंकि जैसे ही उसने कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया, वहां पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लगे, जिसके विरोध में, मतलब जब चीन के विरोध में यानी कि सरकार के विरोध में लोग उतरे तो फिर यहां पर शी जिनपिंग को काफी सारे प्रतिबंध खोलने पड़े। इस वजह से जनता में उत्पन्न हुए आक्रोश को दबाने के लिए वो विदेश नीति में कहीं पर आक्रामक रवैया अपनाकर लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में जहां पर नीतियां बहुत सारे, मतलब ये हमने सेशन भी किया है कि शी जिनपिंग स्टेप डाउन, इसको दबाने के लिए वो लोगों के सामने इस प्रकार का अपना इमेज क्रिएट कर सकता है शी जिनपिंग। वहीं दूसरी तरफ एक बात और भी है और वो ये है कि चीन अपनी खराब आर्थिक परेशानियों से भी इस समय पीड़ित है, यानी कि स्थिति से पीड़ित है। हुआ क्या है? यहाँ की बैंकों को काफी बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इसके साथ में एक बहुत बड़ा कारण और जुड़ता है और वो ये है कि इसकी आर्थिक विकास दर उतनी नहीं आ रही जितनी इसकी अपेक्षित थी। अर्थात ये माना जाता था कि चीन की जो विकास दर है, जिस समय इसने 2013 में जब शी जिनपिंग चीन को मतलब अपने उसमें लिए थे, सत्ता में लिए थे, उस समय पर चीन जो है वो जापान से आगे निकल गया था अपनी ग्रोथ रेट के कारण। 7.85% की ग्रोथ रेट के कारण ये जापान को छोड़ करके सेकंड बड़ी इकोनॉमी बन गया था। लेकिन तब से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार घट रही है और फिलहाल में अपेक्षित है 3.25% की ग्रोथ रेट, यानी अगेन एक चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जितने देशों को लोन बांटे थे उनमें से 70% देश ऐसे हैं जो लोन चुकाने से मुकर चुके हैं। यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो या इसके द्वारा शुरू किए गए प्रयास थे चीन के शी जिनपिंग के द्वारा, वो अब अपने देश में घिरता
हुआ जा रहा है कि अब पैसा आ नहीं रहा है तो लोगों के सामने इंप्रेशन कैसे बनाएं, क्योंकि इसको आजीवन राष्ट्रपति रहना है। मजेदार बात यह है कि 2022 तक 70% देश डिफॉल्टर हो चुके हैं। अनडाउटेडली चीन के द्वारा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के माध्यम से संभव है कि उन देशों पर कब्जा स्थापित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अपने देश के लोगों के सामने यह दिखाने के लिए कि इसके कुछ फैसले तो सही हैं, ये ऐसी हरकतें कर सकता है। चीनी सत्ता में कमजोर होती अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए 2027 में पुनः अपना नामांकन दाखिल करने के लिए संभव है चीन कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है। इसके साथ साथ यह बात भी मायने रखती है जो हाल ही में हमारे देश के सेना प्रमुख के द्वारा बयान दिया गया था एलएसी के ऊपर मनोज पांडे जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के द्वारा अभी तक भी सीमा पर से अपनी सेना में कोई कटौती नहीं की गई है, जबकि गलवान इंसिडेंट के बाद कईयों बार कमांडर लेवल की वार्ता हो चुकी है, डी-एस्केलेशन के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन सेनाएं पीछे नहीं हट रही हैं। ये सब बातें इस बात को स्थापित करती हैं कि चीन के इरादे फिलहाल नेक तो नहीं है। हमें आवश्यकता है एकदम सतर्क रहने की, हमें आवश्यकता है राजनीतिक रूप से सुदृढ़ और महत्वाकांक्षी रहने की। इसके साथ साथ एक और बात भी है और वो ये है कि यदि चीन की महत्वाकांक्षाएं दुनिया पर राज करने की हो तो उसे अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना होगा। कहते हैं कि अगर अपनी लाइन बड़ी ना कर पाओ तो दूसरे की लाइन छोटी कर दो। चीन को अगर एशिया में सिरमौर होना है तो उसको बढ़ती हुई या कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज को पीछे छोड़ना होगा और उसमें भारत उसका सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी प्रतीत होता है। इसी के साथ साथ भारत की इंडियन एयरफोर्स भी अब इस मसले को देखने के लिए पूरी तरह सुदृढ़ है। अगले दिन यानी 15 और 16 तारीख को इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न सेक्टर के अंदर यानी अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर अपनी एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करेगी, ये अनाउंस कर चुकी है। अर्थात यहां पर इंडियन एयरफोर्स पूरी युद्ध की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सरसाइज के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास जांचेगी। इसके साथ साथ भारत के फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और यूएवी उस क्षेत्र में यानी उस एक्सरसाइज में पूरे युद्ध का अनुभव लेंगे, यानी ऐसा प्रयास करेंगे कि कल को अगर युद्ध हो गया तो हम किस तरह का रिहर्सल कर सकते हैं या कैसी तैयारी कर सकते हैं। क्या भारत इस पूरी स्थिति में एक साथ या फिर एकला पड़ा रह जाएगा, अकेला रह जाएगा? तो देखिए ऐसा नहीं है। भारत की काफी ज्यादा अच्छी कूटनीति है और भारत की कूटनीतिक प्रयासों के परिणाम आप कुछ इस मीडिया कटिंग से निकाल सकते हैं। जैसे फरवरी 12 में बाइडेन ने कहा था कि वो भारत का समर्थन लगातार करते रहेंगे क्योंकि भारत का रीजनली स्ट्रांग होना चीन को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है। यानी भारत को समर्थन रूस का तो मिलता ही रहेगा और साथ में अब अमेरिका भी एज एन अलाई इंडिया का साथ होगा। जब अमेरिका और रूस एक साथ किसी देश के पक्ष में होंगे तो संभव नहीं है दो दुश्मन एक को बचाने के लिए साथ आ जाएं। इसलिए संभव है कि ये भारत और चीन को एक दूसरे से भिड़ने ही ना दें, क्योंकि अगर भिड़ंत होती है तो दोनों को एक साथ एक ही के पक्ष में रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बात यह भी है, भारत को राफेल का विक्रेता, भारत को राफेल बेचने वाला देश फ्रांस अपने द्वारा सितंबर माह में यह अश्योर कर चुका था कि अगर चाइना के खिलाफ हमें भारत का समर्थन करना पड़े तो हम भारत के साथ रहेंगे। देखिए फ्रांस हमारा बहुत रिलायबल पार्टनर रहा है। उन परिस्थितियों में भी जब भारत में परमाणु परीक्षण हुए थे तब भी फ्रांस ने दुनिया में भारत का साथ देना नहीं छोड़ा था। फ्रांस एक बहुत ट्रस्टी मित्र है और ऐसी स्थिति के अंदर वो हमारे साथ रहेगा, ऐसा वो अपने ख्यालों में बोल चुका है, बयानों में बोल चुका है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनाडा जो कि भारत को लेकर बड़ा क्रिटिकल रहता है, भारत के आंतरिक मामलों में बड़ा इंटरफेयर करता है। हाल ही में उसने भी अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पब्लिक की है जिसमें उसने कहा है कि इंडिया एज क्रिटिकल पार्टनर अंडर इट्स न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यानी कि ये भी भारत के साथ कुछ भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। कहने का कुल जमा अर्थ ये है कि युद्ध, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अगर वॉर होती है, हालांकि इससे आप सीधा वॉर तक ना पहुंचे क्योंकि उससे पहले कई पड़ाव पार करने होंगे। 1996 हमारा एग्रीमेंट, 1993 हमारा एग्रीमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छा योद्धा वही है या एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो युद्ध की अथवा परीक्षा की घड़ियों को विचार में रखकर ही हमेशा अपने आप को तैयार करता है। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो, सेशन इतना देर तक आपने अच्छे से सुना है, 20,000 से ज्यादा 22,000 साथी हमारे वर्तमान में लाइव हैं। आप सेशन को लाइक मात्र 5,000 लोग किए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए।